हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। यह टॉपिक एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा क्योंकि यह एक नेमिंग थ्योरी है। तो 100% गारंटी है कि यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ, और हमने आपको यह भी बताया था कि दोनों जो थ्योरी है वह प्लांक्स लॉ का एक स्पेशल केस है और प्लांक के नियम के द्वारा उसका डेरिवेशन किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लांक्स लॉ क्या है और प्लांक्स के लॉ के द्वारा हम कैसे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ को प्राप्त करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि प्लांक्स लॉ क्या होता है और उसके पोस्टुलेट्स क्या है। जैसे कि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है और रेले जीन्स लॉ, ये दोनों जो है कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है उसका जो कर्व के आकार की वह पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो 1900 में प्लांक्स ने इस नियम को अपने नियम को दिया। उनका एक्सप्लेनिंग टॉपिक भी यही था जो कि रेले जीन्स और वाइन ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उनका एक्सप्लेनिंग टॉपिक था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमंग द वेरियस वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने इसको शॉर्ट में BBR लिख दिया है। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऊर्जा वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, उसका जो कर्व के आकार है, उसका मतलब जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का जो कर्व बनता है उसका पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन वाइन्स और रेले व जीन्स मिल करके नहीं दे पाए। तो इसलिए उस नियम को आगे बढ़ाते हुए प्लांक्स ने एक अपनी नई थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया, ही एज्यूम्ड दैट द एटम्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द बॉडी रेडिएटर बिहेव एज ऑसिलेटर्स। तो प्लांक्स जो थे उन्होंने एज्यूम किया कि एक उन्होंने एटम लिया, मतलब परमाणु लिया, और उसकी जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं, जहाँ से बॉडी जो है रेडिएशन को इमिट कर रही है, मतलब उत्सर्जित कर रही है, वह एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ईच विथ ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। और जो उत्सर्जन गुहिका है, मतलब जो उत्सर्जन करने वाली दीवारें हैं, वह उनके एक अभिलक्षणिक दोलन आवृत्ति होती है, मतलब उनका एक फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होता है। तो दीज ऑसिलेटर्स इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू द कैविटी एंड आल्सो एब्जॉर्ब्स द सेम फ्रॉम इट एंड मेंटेन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। और जो हमने परमाणु लिया था वह एक प्रकार से वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं तथा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको बनाए रखने के लिए वह वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित भी करती हैं। तो प्लांक ने इन परमाणु दोलित्रों के बारे में, मतलब जो इन्होंने एटम्स लिया था जो ऑसिलेटर की तरह कार्य कर रही हैं, उनके बारे में अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जो कि आगे हम देखेंगे। तो प्लांक गिव टू रिवॉल्यूशनरी पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग दीज एटॉमिक ऑसिलेटर्स। तो इन एटॉमिक ऑसिलेटर से रिलेटेड उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए जो कि इस प्रकार है। द ऑसिलेटर कैन हैव ओनली वन डिस्क्रीट एनर्जी। तो जो ऑसिलेशन है वह केवल एक ऊर्जा रखता है जो कि है E बराबर NH म्यू, जहाँ N जो है वह एक क्वांटम नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। और पूर्णांक जो आप बोलते हैं कि होल नंबर, इंटीजर नंबर सॉरी। और H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। दूसरा है द ऑसिलेटर्स डू नॉट इमिट आर एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली बट ओनली वन इन सर्टेन मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स while jumping from one state to another। जो ऑसिलेटर्स हैं वह एनर्जी को ना तो एब्जॉर्व करते हैं और ना ही कंटिन्यूअसली वह एनर्जी को ना तो एब्जॉर्व करते हैं और ना ही इमिट करते हैं, बल्कि वह एक मल्टीपल में जैसे एक बार 1 लिए, फिर 2 लिए, 3, इस तरह से वह अपनी फ्रिक्वेंसी को मतलब अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं और एब्जॉर्व करते हैं जब वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो इस तरह से वह अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं या एब्जॉर्व करते हैं। डेल्टा E बराबर डेल्टा N इंटू एच म्यू, और जहाँ डेल्टा N बराबर है 1 2 3। तो आप इस तरह से जब एनर्जी निकालेंगे तो एक बार एच म्यू होगा, फिर 2 एच म्यू होगा, फिर 3 एच म्यू होगा। इस तरह से एनर्जी का एक मल्टीपल आता रहेगा। तो इस तरह से जो ऑसिलेटर है वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है तो इस तरह से वह एनर्जी एब्जॉर्व करता है और इमिट भी करता है।
अब आगे हम देखेंगे कि प्लांक की थ्योरी के अनुसार वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ कैसे आया, वो फार्मूला कैसे आया। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला क्या होता है। यह भी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा फार्मूला और डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा। The energy density belonging to frequency range dV can be obtained by multiplying the average energy of Planck's oscillator by the number of oscillator per unit volume in the frequency range V plus dV, that is, मतलब प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला के लिए हमें प्लांक्स ऑसिलेटर का नंबर चाहिए और जो है प्लांक्स ऑसिलेटर की जो माध्य ऊर्जा है उसकी आवृत्ति भी चाहिए। तो उसके लिए उसका फार्मूला जो होता है वह होता है ई वी डी वी इक्वल टू, मतलब ई वी बराबर हमें पता है जिसमें हम डी वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 पाई वी स्क्वायर बटे सी क्यूब इंटू एच म्यू बटे ई की पावर एच म्यू बाई के टी -1 इंटू डी वी। तो हो जाएगा ई वी डी वी बराबर 8 पाई एच म्यू क्यूब बटे सी क्यूब इंटू डी वी बटे ई की पावर एच म्यू बाई के टी -1। तो यही जो है प्लांक्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप म्यू बराबर सी बाई लेमडा रख देंगे तो आपका जो ये प्लांक्स फार्मूला है वह लेमडा की टर्म में आ जाएगा। तो हो जाएगा डी वी बराबर सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा। आप इसका जो है लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हो जाएगा, आप म्यू की जगह पे यहाँ पर सी बाई लेमडा रखेंगे और डी वी की जगह पे सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा रखेंगे तो आ जाएगा ई लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच बटे सी क्यूब, और यहाँ पर म्यू क्यूब की जगह पर सी स्क्वायर बटे लेमडा स्क्वायर रखा और अलग से सी बाई लेमडा स्क्वायर रखा, और यहाँ पर डी वी की जगह पे हमने रखा सी बाई लेमडा बटे ई की पावर एच सी बटे लेमडा के टी -1 इंटू डी लेमडा। तो फार्मूला आपका आ जाएगा ई लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच सी बटे लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा बटे ई की पावर एच सी बटे लेमडा के टी -1। तो ये जो फार्मूला है ये आपका हो गया प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो ये फार्मूला आपको ज़रूर याद रहना चाहिए ताकि आप प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला अच्छे से प्रूव कर सकें। अब इसके दो केसेस हैं। पहला तो फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब जब हमारा वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हो जाएगा इफ़ ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से काफ़ी बड़ा है तो ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1 को हम ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी के इक्वल मान लेंगे। तो इस फार्मूले में हम इसकी जगह पे ये रखेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला ई लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच सी बटे लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा बटे ई की पावर एच सी बटे लेमडा के टी। तो हो जाएगा ई लेमडा डी लेमडा बराबर इसकी जगह पे हमने मान लिया C1 बटे लेमडा की पावर 4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ई की पावर -C2 बटे लेमडा के टी डी लेमडा, वेयर C1 बराबर 8 पाई एच सी एंड C2 बराबर एच सी बटे के आर कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट था इसीलिए हमने उसको C1 और C2 मान लिया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द वाइन्स रेडिएशन फार्मूला। अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला से ही वाइन्स रेडिएशन फार्मूला प्रूफ हुआ। तो क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था जो ई लेमडा है वह लेमडा की पावर 5 के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस लॉ इक्वेशंस ओनली द लोअर वेवलेंथ पार्ट ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और हमने आपको ये भी वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में जब आप लिमिटेशन आपको बता रहे थे तो ये भी बताया था कि जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वह एक शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ही वैलिड है, ना कि लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। अब आप देखेंगे केस सेकंड इसका। केस सेकंड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इफ ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी वेरी वेरी लेस देन 1 हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और ई की पावर एच सी बटे लेमडा के टी को मान लेंगे 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी के इक्वल। तो फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला हो जाएगा ई लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच सी बटे लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा बटे 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी -1। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा लेमडा की पावर 4 और इसको हम लिखेंगे ई 8 पाई के टी बटे लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा। तो
दिस इज द रेले जीन्स फार्मूला। दिस लॉ एक्सप्लेन्स ओनली द हायर वेवलेंथ पार्ट ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और रेले जीन्स लॉ में भी हमने आपको बताया था कि यह सिर्फ हायर वेवलेंथ के लिए ही इसकी लिमिटेशन है, मतलब हायर वेवलेंथ के लिए इसका यूज होता है, ना कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांक्स रेडिएशन फार्मूले से वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है, और प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला भी देखा, और प्लांक्स लॉ के पोस्टुलेट्स भी देखे, जो कि एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको जो भी ना समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।